नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा जो है अपने लास्ट जो क्लास जो है थी, ठीक है, जिसके में अपन ने कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में अपन ने बताया था, ठीक है। उसके बाद में कार्बन के कुछ और भी जो थे अपरूप वगैरह, उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज जो है वो है अपने साबुन और अपमार्जक के बारे में, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट, ठीक है। सोप डिटर्जेंट जिसको सफाई के रूप में अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कैसे बनते हैं, ठीक है, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। कौन सा इसमें से श्रेष्ठ है और क्यों है। सबसे पहला है जैसे साबुन, जिसको सोप बोला जाता है। साबुन को सोप कहा जाएगा। सोप जो सोडियम और पोटेशियम, देखो दो चीजें होती है, या तो वो सोडियम होगा या पोटेशियम होगा, कि उस स्तरीय वसीय अम्लों से बना हुआ होता है। फैटी एसिड किससे बना हुआ होता है? फैटी एसिड। और ये फैटी एसिड में कौन कौन से होते हैं? एक तो लॉरिक अम्ल, जिसमें C11 से 23 वाला होता है, ठीक है। उसके बाद में है पामेटिक ऑयल जो आता है, जिसे पामेटिक अम्ल कहते हैं, जो 15 और 31 वाला है। एक आता है स्टीरिक अम्ल जो 17 और 35 होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये 17 और 35 वाला, ठीक है, जिसको स्टेरिक जो होता है, या पामेटिक 15 वाला, ठीक है। इसमें क्या किया, देखो 15 में सब में डबल करके एक जोड़ा गया है, ठीक है। 15 का डबल हुआ 30 और एक जोड़ा गया 31। उसके बाद में आप देखोगे 17 और यहाँ पे 34 प्लस 1 35, 11 से 22 प्लस 1 23, ठीक है। तो 11 वाला लॉरिक अम्ल होता है। उसके बाद में 15 वाला जो होता है वो पामेटिक अम्ल होता है, और 17 वाला जो होता है वो स्टेरिक अम्ल होता है। इसके लवण होते हैं ये, ठीक है, जो क्या कहलाते हैं ये साबुन। साबुन क्या है? लवण है, ठीक है। जो सोडियम और पोटेशियम के उस स्तरीय वसीय अम्लों के क्या होते हैं? ये लवण होते हैं। वसीय अम्ल कौन कौन से? लॉरिक अम्ल है, पामेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल है, ठीक है। सोडियम एवं वसीय अम्लों के साथ में लवण में कठोर साबुन का निर्माण करते हैं। देखो ये सोडियम और वसीय अम्ल दोनों के साथ में क्या करते हैं? ये कठोर साबुन का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। इनके अतिरिक्त सार पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? इनका गुण जो होता है वो कैसा होता है? सारीय होता है। तो गुण इसका किसका होगा? सारीय गुण होता है साबुन का। साबुन का जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? सारीय होती है, ठीक है। जब अच्छे स्तर पर तेलों का, यानी तेल जो होते हैं वो अच्छे स्तर यानी वसीय अम्लों के साथ में क्रिया करवाया जाता है, तो पोटेशियम दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यानी पोटेशियम से मृदु वाले जो है साबुन बनाए जाते हैं, ठीक है। पोटेशियम के साथ करवाते हैं, तो पोटेशियम के लवणों के रूप में मृदु साबुन, सॉफ्ट जो सोप जो होते हैं, उनका निर्माण होता है, जो सारीय नहीं होते हैं और जिनको अपन नहाने के लिए उपयुक्त में लेते हैं, नहाने में, ठीक है। और टॉयलेट सोप में, शेविंग क्रीम में, ठीक है, शैम्पू में जो आते हैं वो कौन से आते हैं? केओएच वाले, ठीक है। और दूसरे जो हार्ड साबुन रहते हैं वो किसमें आते हैं? तो सोडियम वाले। तो अगर सॉफ्ट बनाना है, ठीक है, तो यूज करेंगे अपन पोटेशियम को, और थोड़े हार्ड बनाने हैं तो अपन यूज करेंगे किसको? सोडियम को। हार्ड में किसको करेंगे अपन? सोडियम को। और सॉफ्ट बनाना है तो किसको करेंगे? अपने पोटेशियम को यूज में लिया जाता है। अगर सपोज मान लो पारदर्शी साबुन बनाना है, जैसे आप कई बार देखते होंगे पियर से जो जैसे साबुन आता है उसमें ट्रांसपेरेंट दिखता है, मतलब आर पार दिखता है। तो आर पार दिखाने के लिए उनके अंदर क्या मिलाया जाता है? अल्कोहल, एथेनॉल मिलाया जाता है, अल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है। निर्माण के समय कुछ समय के लिए एथेनॉल के अंदर क्या किया जाता है? उसको डुबाया जाता है। इसके अतिरिक्त विलायक को वाष्पित हो जाता है। अतिरिक्त जो विलायक होगा वो क्या होगा? वाष्पित बाहर निकल जाता है, और साबुन कैसा हो जाता है? पारदर्शी हो जाता है। तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए एथेनॉल के अंदर उसको डुबाया जाता है। तो साबुन सोडियम पोटेशियम के वसीय अम्लों के क्या होते हैं? ये लवण होते हैं। दूसरा वसीय अम्ल लॉरिक अम्ल हो सकता है, पामेटिक अम्ल हो सकता है, स्टीरिक अम्ल हो सकता है। वसीय अम्ल व लवणों की कठोर साबुन के साथ में निर्माण करते हैं। यानी वसीय अम्लों के साथ में जब भी किया तो साबुन कैसा बन जाएगा? कठोर हो जाता है वो, और सारी प्रकृति का होता है। अगर अपन उच्च स्तरीय वसीय अम्लों का उपयोग करें और उसको रिएक्शन करवाए किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो जो साबुन प्राप्त होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और इसका उपयोग जो होता है वो नहाने के साबुन बनाने में, टॉयलेट सोप के अंदर, और जो है शेविंग क्रीम के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। पारदर्शी साबुन अगर बनाना है तो उसके अंदर क्या डालेंगे अपन? ग्लिसरीन का उपयोग, सॉरी अल्कोहल का, एथेनॉल का उपयोग अपन
करते हैं। ठीक है, तो एथेनॉल का उपयोग करने से क्या हो जाता है, जो अन्य जो अतिरिक्त विलायक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, जिससे जो साबुन जो होगा वो कैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, अब साबुन बनता कैसे है, तो देखो CS2 CS CS2 COOR COOR ये होता है आपका वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, फिर इसके रिएक्शन जो करवाते हैं वो करवाते हैं 3NaOH के साथ में। किसके साथ में करवाते हैं, 3NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कास्टिक सोडा, जिसको बोल सकते हैं अपन। ठीक है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है, NaOH के साथ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्शन जो होगी उसमें अपन क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद में अपने पास में ये दो चीजें आ जाती है, एक तो आता है ये ग्रुप वाला, ये दूसरा आता है, इसमें भी अपन इसको तोड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे अपन ने लिखा CS2 CH और CS2, अब अपने पास में 3 OH यहाँ पे है। ठीक है, और अपन तीनों OH को इसमें पीछे लगा देंगे, 1 2 और 3, और ये आपका क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल बन जाता है। क्या बन गया, ये ग्लिसरॉल बन गया। ठीक है, पीछे अपने पास में क्या बता, ये बचा, तो RCOO। ठीक है, और अपने पास में क्या आया, Na। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ जाता है, सोप आ जाता है। R जो है वो एल्किल ग्रुप है, R जो है वो क्या है, एल्किल ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, और R की वैल्यू जो होती है, जैसे अभी बताया था, C11 है, S जो है वो कितना है, 23 है। ठीक है, C17 है, H जो है वो क्या है, 35 वाला, तो ये R की वैल्यू यहाँ पे होती है ये। ठीक है, R जो है वो एल्किल ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है यहाँ पे, एल्किल ग्रुप है ये। ठीक है, एल्किल समूह है, एल्किल समूह होता है। ठीक है, तो इस तरह से सोप यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये सोप है, कास्टिक सोडे से रिएक्शन करवाते हैं वसीय अम्लों की, तो अपने पास में सोप जो कठोर पदार्थ जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते। तीन NaOH थे। ठीक है, 3, तो 3 जो है वो OH जो है वो इसके पास में आ जाता है, CS2 CH CS2। ठीक है, इनके साथ में क्या बना देते हैं, ग्लिसरॉल, और पीछे बचता है RCOO। ठीक है, तो इसको अब मैं लिख देता हूं RCOO Na। ठीक है, और Na जो है वो क्या हो गया, ये सोडियम का एक लवण मिल गया, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सोप बोलते हैं। नेक्स्ट है मेडिकेट जो साबुन आते हैं, मेडिकल में जो यूज आता है, उसमें एंटीसेप्टिक कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। शेविंग क्रीम के अंदर कुछ मात्रा में ग्लिसरीन और रेजिन मिलाई जाती है, जिससे त्वचा जो रहती है वो कोमल रहती है, त्वचा में नमी रहती है, त्वचा में नमी रहती है। ठीक है, साबुन कठोर जल के साथ में झाग उत्पन्न नहीं करते, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो साबुन जो होते हैं कठोर जल, कठोर जल का मतलब होता है खारा पानी, जिसके अंदर अपने को मिलते हैं, कठोर जल के अंदर, कठोर जल के अंदर क्या होता है, सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। ये लवण क्या करते हैं, ये जो सोडियम को वहां से डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी सोडियम के जो लवण है अभी जो बनाया था वहां से उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं उसको। ठीक है, और खुद आप बन जाते हैं। और जो लवण बनता है, जो कैल्शियम और पोटेशियम के जो लाइन जो होते हैं, वो साबुन से अभिक्रिया करके अघुलनशील प्रिसिपिटेट देते हैं। अघुलनशील जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण बन जाते हैं, लवण बन जाते हैं। और ये लवण जो होते हैं वो जल में अविलय होते हैं। ठीक है, जल में ये कैसे होते हैं, अविलय होते हैं, जल में अविलय, जिससे ये झाग नहीं देते और झाग नहीं बनते और कपड़े साफ नहीं होते, कपड़े साफ नहीं होते। कपड़े साफ नहीं होंगे। ठीक है, तो जो झाग बन गए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बन जाते हैं, और ये लवण जो होते हैं वो क्या करते हैं, अविलयशील होते हैं, प्रिसिपिटेट उत्पन्न करते हैं, और जिससे कपड़े साफ नहीं होते। तो इसलिए साबुन जो है वो खारे पानी के अंदर या कठोर जल के अंदर
ठीक है, हार्ड वाटर के अंदर ये काम नहीं करता है। तो इसका मेन कारण क्या है कि हार्ड वाटर में क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, ठीक है, या सॉरी आइंस पाए जाते हैं। और ये आइंस क्या करते हैं, सोडियम को वहां से डिस्प्लेस कर देते हैं और ये क्या बना देते हैं, अघुलनशील प्रिसिपिटेट बनाते हैं या अपसेट बनाते हैं, जिससे जाग नहीं बनता है और कपड़े भी साफ नहीं होते। दूसरा है अम्लीय जल में भी ये क्रिया नहीं करेंगे। इसका कारण ये हो सकता है कि देखो सारी जो है साबुन जो है वो सारी प्रकृति का होता है और सारी प्रकृति का होने के कारण जब अम्लीय जल जिससे क्रिया करेगा तो उसके गुण जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो साबुन जो होता है वो अम्लीय जल में भी क्रिया नहीं करता। तो खारे पानी के अंदर, कठोर जल के अंदर और अम्लीय जल के अंदर ये क्रिया नहीं करता। तो इनको करने के लिए अपन जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, डिटर्जेंट को यूज में लेते हैं। डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले, ठीक है, श्रृंखला वाले कार्बनिक पदार्थ के सल्फोनीकरण क्रिया से सल्फेट लवण प्राप्त होते हैं। यानी इनका जो फॉर्मूला होता है वो आर बेंजीन होता है इसके अंदर, ठीक है, और SO2 और Na ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो है वो डिटर्जेंट का फॉर्मूला होता है, जो सल्फोनेट के लवण होते हैं। किसके लवण है ये, सल्फोनेट के लवण होते हैं। अपमार्जक शुष्क बनाए रखने के लिए इसमें सोडियम, इसको शुष्क बनाए रखने के लिए, सूखा बनाए रखने के लिए इसमें सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट मिलाया जाता है, ठीक है। अपमार्जक में सोडियम कार्बोनेट भी उपस्थित होते हैं जो सारीता बनाए रखते हैं, जो इसकी क्या करते हैं, सारीता बनाए रखते हैं। धुलाई के समय कपड़ों में चमक उत्पन्न करने के लिए सोडियम परबोरेट को मिलाया जाता है। अगर कपड़ों में चमक उत्पन्न करने के लिए डिटर्जेंट के अंदर क्या मिलाया जाता है, NaBO3, ठीक है, NH2O मिलाया जाता है, जिसको सोडियम परबोरेट कहा जाता है। ये मिलाए जाने से क्या होगा, कपड़ों में जो धोने के बाद में क्या आती है, चमक का आती है। अपमार्जक कठोर जल और अम्लीय जल दोनों प्रकृति में भरपूर जाग देते हैं और धुलाई की क्रिया करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लवण बनते हैं, सेम लवण जो ऊपर बने थे, यहाँ पे जो लवण होते हैं वो घुलनशील होते हैं। लवण जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण बनते हैं वो कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है। और घुलनशील होंगे तो सीधी सी बात है वो क्या करेंगे, जाग वगैरह ज्यादा देंगे, ठीक है। तो ये कैल्शियम और जो लवण बनते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो जाग ज्यादा उत्पन्न करेंगे। अगर जाग उत्पन्न करेंगे तो धुलाई की प्रक्रिया आसानी से होगी। इनका जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है, जिसके कारण धुलाई के समय कपड़ों से रेशों के विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो रेशे होते हैं वो खराब नहीं होते, ठीक है। तो जो है रेशे जो होते हैं वो खराब नहीं होते, चमक उत्पन्न होती है। इसके लिए सोडियम बोरेट मिलाया जाता है, परबोरेट मिलाया जाता है, सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट मिलाया जाता है। इसको शुष्क बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट भी इसके अंदर उपस्थित होता है, जिससे इसकी क्या होती है, सारीता बनी हुई रहती है। और ये कठोर जल के अंदर और अम्लीय जलों के अंदर दोनों के अंदर कार्य करता है। अब साबुन जो होता है वो कैसे क्रिया, साबुन और अपमार्जक के जल में घुलने से मिश्रण का निर्माण होता है। अब देखो ये कैसे होता है, वो यहाँ पे अपन देखते हैं। ये साबुन का फॉर्मूला है, ये सोप है, साबुन है, ठीक है। अब साबुन के दो भाग है, एक तो ये वाला भाग है, ठीक है, जिसको एक ये वाला भाग है, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। ये जो भाग है इसका जो रहता है, इसका ये टेल होता है, पुच्छ वाला भाग है, और ये इसका क्या होता है, हेड होता है। ये इसका हेड है, ये इसका कौन सा भाग है, जो कार्बन श्रृंखला वाला भाग जो होता है वो कैसा होता है, टेल वाला भाग है। और जो आगे वाला जो होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो और सोडियम जो होता है वो उसका हेड कहलाता है, ठीक है। अब ये वाला जो भाग है इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक बोला जाता है, यानी जल विरागी, जल विरागी, ठीक है। और इस वाले भाग को हाइड्रोफिलिक बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक बोला जाता है, जिसको बोलते हैं जल स्नेही, जल स्नेही, ठीक है। जल स्नेही वाला होता है, यानी ये जो रहता है वो जल के पास में रहेगा, जल के पास में, ठीक है। और ये जो रहता है वो किस में पास में रहता है, मेल के पास में रहता है, मेल जिसको बोलते हैं अपन स्कम के पास में रहता है, के पास रहता है, ठीक है। जब भी अपन क्या करेंगे, साबुन जो है वो सबसे पहले जब इस्तेमाल करते हैं तो कॉलर पे जो होते हैं
सबसे ज्यादा जो मेल रहता है वो कॉलर पे रहता है, ठीक है। तो कॉलर पे जो मेल रहेगा तो वहां पे क्या है, जैसे सपोज मान लो रेड रंग के जो वसा, ये तेल है मिट्टी है, ठीक है, ये बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही जो होगा तो पहला काम साबुन का जो होता है वो वसे अम्ल को तोड़ना होता है, तो ये इसको क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। वसा को तोड़ना, वसा को तोड़ना, ये काम रहता है किसका, इस साबुन का रहता है। इसको बोला जाता है क्या, पाइसन, पाइसन बोला जाता है या इमल्सिफिकेशन बोला जाता है, इमल्सिफिकेशन बोला जाता है, इमल्सिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। जिसमें फैट को पहले जैसे अपन, जैसे सपोज मान लो अपन खाना खाते हैं, जैसे ऑयली चीज खाए जाए, जैसे दाल बाटी चूरमा खाया अपन ने, चूरमा खाने पे क्या हाथ जो हो गए वो पूरे गीले हो जाते हैं, ठीक है। जब अपन अगर ऐसे ही धोए तो क्या होगा, वो साफ नहीं होते, चिकनाहट बनी रहती है, तो उसमें साबुन लगाने से क्या होगा, वो साबुन के जो लेयर जो होती है वसा की, उनको वो तोड़ देता है, और तोड़ने पे छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब ये टुकड़े जो होते हैं, जैसे ये मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं, ये जैसे मेल है, ठीक है, ये मेल है, और यहां पे क्या होगा, मेल को चारों तरफ से साबुन के कण जो अणु जो होते हैं वो इसको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है। चारों तरफ से उसको घेर लिया जाता है, ये चारों तरफ से इसने क्या कर लिया, घेर लिया इसको, ठीक है। इस गोलाकार स्ट्रक्चर को, अब ये कहां रहता है, पानी के अंदर रहता है, ये कहां रहता है, पानी के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो पानी के अंदर रहेंगे, ये जल के अंदर है, इधर क्या है, जल है। तो देखो इसका हेड वाला भाग जो है वो जल के पास में, लेकिन मेल जो है वो किसके पास में, यहाँ पे इसके पास में। अब इस संरचना को बोला जाता है मिसेल, ये संरचना क्या है, मिसेल कहलाती है, ठीक है। तो मिसेल क्या है कि जब डस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो मिट्टी जो धूल है, मिट्टी है, वसा है, ये सब मिलके मेल का निर्माण करते हैं। और ये मेल जो है वो चारों तरफ से सोप के मॉलिक्यूल द्वारा क्या हो जाता है, घेर लिया जाता है। जब भी अपन जब ब्रश करते हैं उस पे या कपड़े को रगड़ते हैं, तब क्या होगा कि जब ये जो, जैसे मैंने उंगलियों के अंदर इस पेन को पकड़ रखा है, जैसे ये हिलेंगे, ठीक है, ये ब्रश अप करेंगे, तब ये जैसे ही बाहर निकलेंगे तो मिसेल जो होता है वो उस मेल को साथ में बाहर लेके बाहर आ जाता है, ठीक है। जब ब्रश कर लगाते हैं या घिसते हैं, स्क्रब करते हैं, तब मिसेल मेल के साथ, मिसेल मेल के साथ बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। और कपड़े साफ हो जाते हैं, कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है। मेल के साथ में बाहर आ जाएगा और कपड़े कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएंगे आपके कपड़े, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्य करता है। तो इसमें दो भाग होते हैं, एक टेल होता है, एक हेड होता है। टेल जो होता है वो क्या होता है, इसका जल विरागी भाग होता है जो मेल के पास में रहता है, और ये जो होता है हाइड्रोफोबिक जो होता है वो सल्फ्यूरिक जो होता है जल स्नेही भाग होता है, जल के अंदर रहता है, इसका हेड वाला भाग, टेल वाला मेल के पास में रहता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, सबसे पहला काम होता है इसका इमल्सिफिकेशन, यानी सबसे पहले क्या करेगा, जो स्ट्रिप बनी हुई है वसा की, ठीक है, मेल की, तो उसको ये तोड़ने का कार्य करेगा। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन बोला जाता है। यानी छोटे छोटे जब टुकड़े हो जाते हैं तब सोप के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, और कवर करने पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला जाता है मिसेल। और जब भी अपन क्या करेंगे, ब्रशअप करेंगे, कपड़े को रगड़ेंगे, तब ये क्या हो जाता है, मेल जो होता है वो स्कम जो होता है वो इस मिसेल के अणु के साथ में क्या हो जाता है, कपड़े से बाहर आ जाता है, और कपड़े कैसे हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ये जो होता है वो इसके अंदर होता है। नेक्स्ट है अपमार्जकों का वर्गीकरण। अपमार्जक जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो ऋणायन अपमार्जक होते हैं, एक धनायन अपमार्जक होते हैं, धनायनी, ठीक है, और एक होता है अनायनी जिसपे कोई आयंस नहीं होता है। ये लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन ये सल्फोनिक युग्मन होता है। कैसे बनते हैं, ये सल्फोनिक से बनते हैं, जैसे सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट जो अभी बताया था मैंने। अपमार्जकों का ऋण आयनी भाग शोधन क्रिया में भाग लेता है, यानी ऋण वाला माइनस वाला भाग जो होता है वो किसमें, कपड़े को साफ करने के अंदर क्या रहता है,
उपयोग में लेते हैं। इनका उपयोग घरेलू कार्य में, टूथपेस्ट, मंजन के अंदर इसका उपयोग में किया जाता है। जैसे मंजन में जाग बनते हैं वो इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है धनाइन। ये एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, रेनाइनों के साथ में बने एमिनो के सतुष अमोनिया लवण होते हैं। सतुष अमोनिया यानी 4 अमोनियम के जो होंगे ये लवण होते हैं, जिसमें सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। अनायनिक अपमार्जक जो होते हैं इनकी संरचना में कोई आयंस नहीं होते, ठीक है। जैसे अभी देखा था COO माइनस Na प्लस ये आयंस, ठीक है। इसमें आंशिक एस्टीकृत यौगिक जैसे पेंटा एरिथ्रोटोल मोनोस्टीरेट होता है, ठीक है, जिसका उपयोग जो होता है बर्तन धोने के द्रव में अपमार्जक के रूप में जो लिक्विड आता है बर्तन धोने का उसके अंदर किया जाता है, जिसमें पेंटा एरिथ्रोल, ठीक है, मोनोस्टीरेट होता है, ठीक है। उस वो एस्टीकृत यौगिक है यानी एस्टर से बना हुआ होता है, ठीक है। तो इससे बनाया जाता है क्या, ये अनायनित होता है। कैसा होता है, अनायनित होता है। तो 3 तरह के होते हैं, ऋणायनी होते हैं, धनायनी होते हैं, अनायनित होते हैं। धनायनी के अंदर अगर देखे जाए तो कौन सा होता है, सेटिल डाइमेथिल और अमोनियम ब्रोमाइड होता है, ठीक है। और इसके अंदर घरेलू वाले में देखा जाए तो सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होता है, ठीक है, जिसका उपयोग जो होता है वो घरेलू कार्य के अंदर, टूथपेस्ट, मंजन के अंदर इसका उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो धनायन, ऋणायनी और ये पाए जाते हैं। अपमार्जकों का 3 भागों के अंदर इनको बांटा गया है। अब सीमेंट। सीमेंट जो है कैसे बनता है कि सीमेंट के अंदर कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट से बना दूसरे रंग का मिश्रण होता है, यानी इसका कलर जो होता है वो दूसरा रंग होता है। सीमेंट का जो है वो ऑस्पिडन के द्वारा किया गया था सबसे पहले, और इसे बनाया गया था, पोर्टलैंड सीमेंट बनाया गया था, जिसमें पत्थर, सोने के पत्थर था, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड था, सिलिकेट ऑक्साइड था, सिलिका था, एल्यूमिनिया था, ठीक है, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस, सल्फर आदि के ऑक्साइड होते हैं। अब देखो इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसकी मात्रा जो रहती है वो 60 से 65% रहती है, सिलिकेट ऑक्साइड की मात्रा 20 से 25 होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की 5 से 10 होती है, फेरस और सल्फेट के ऑक्साइड जो होते हैं वो 2 से 3% इसके अंदर मिलाए जाते हैं। कच्ची सामग्री में कैल्शियम ऑक्साइड को चूने के पत्थर से निकाला जाता है, जबकि सिलिका को या एल्यूमिनेट को रेत से निकाला जाता है, ठीक है। यानी चूने के पत्थर से तो अपने को चूना मिल जाएगा, और एल्यूमिनियम और सिलिका जो है वो कहां से मिलेगी, अपने को रेत से मिलती है। सबसे पहले इनको सर्वप्रथम जो है वो हॉस्पिटल के द्वारा इसको बनाया गया था, जिसे पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। सिलिकेट और एल्यूमिनेट के बने हुए होते हैं, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। दूसरा रंग क्या होता है, ठीक है, अलग अलग सबकी मात्रा होती है, सबसे ज्यादा कैल्शियम की होती है, फिर सिलिकेट की होती है, फिर एल्यूमिनियम की होती है, उसके बाद में इसकी होती है फेरस और सल्फेट के ऑक्साइड होते हैं। जैसे ही सीमेंट को पानी में मिलाया जाता है, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट बनता है, और वो वायु के संपर्क में आते ही कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो यानी पानी से कैल्शियम सिलिकेट और जो है एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनेट है कैल्शियम, वो जब पानी से जब ये रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद में जब सूख जाता है, पानी जब निकल जाता है तो कैसे हो जाता है, ठोस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, और जिससे सीमेंट क्या हो जाता है, जम जाता है। सीमेंट के जमने के समय को बढ़ाने के लिए इसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है। तो जमने को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है, जिप्सम को मिलाया जाता है, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है, ये जिप्सम होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या होता है, इसमें हाफ H2O होता है, ठीक है। हाफ H2O जो होता है वो क्या होता है, इसमें कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O, ये आपको पहले भी बताया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, वो इनके अंदर मिलाया जाता है। सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो इसमें दरार जल्दी पड़ जाएगी, और सिलिका की मात्रा अगर अधिक होगी तो सीमेंट जल्दी ही जम जाती है, ठीक है। तो यानी देखो चूना अगर ज्यादा लिया है, उसकी मात्रा ज्यादा है, तो आपके दीवारों के अंदर क्रैक आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और सिलिका की मात्रा अगर ज्यादा है तो जल्दी से वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो ये था सीमेंट को कैसे बनाया जाता है, जिसके बारे में अपने देखा। अब कुछ एक नया टॉपिक जो है वो इसी के अंदर मैंने ऐड किया है, वो है प्राकृतिक संपदा, ठीक है। जो प्रकृति से अपन कोई भी चीजें जो है जो अपने लिए यूजफुल है वो क्या करती है, प्रकृति की संपदा है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन है वो भी इसी के है, ठीक है। उपलब्धता के आधार पर इनको 2 भागों के अंदर बांटा है। पहला है अक्षय प्राकृतिक संपदा, जो असीमित होती है, कभी खत्म नहीं होती है,
ठीक है, और इनको बार बार अपन उपयोग करें तो ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, ठीक है, जल है, ठीक है, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, ये ऐसे हैं जो क्या होते हैं, जो असीमित होते हैं, जिनकी मात्रा कोई अनलिमिटेड है ये, ठीक है, तो इनको अपन बार बार उपयोग में उपयोग कर सकते हैं और ये कभी खत्म नहीं होने वाले होते हैं। समाप्त होने वाले दूसरा होता है, ठीक है, जो सीमित कहलाते हैं, जो उपलब्ध बिल्कुल सीमित मात्रा में और मानव उपयोग द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। जैसे वन है, वन्य जीव है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये ऐसे संसाधन है जिनका अगर एक बार जो है वो अपन बार बार अगर उपयोग करते हैं तो आने वाले समय के अंदर इनकी जो नंबर जो होंगे या इनकी मात्रा जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इनको ये समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, अक्षय, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो कौन सा है, समाप्त होने वाले। अब जीवाश्म ईंधन, देखो जीवाश्म क्या होते हैं, कई बार जब बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके जीवाश्म कभी मिलते हैं और जिनसे अपने को पता लगता है कि ऐसे भी पहले जीव यहाँ पे हुआ करते हैं, जैसे डायनासोर है, तो डायनासोर के बारे में जो उनके जीवाश्म मिले थे तो उनके से अपन को पता लग रहा है कि पहले जो है इस धरती पे इस तरह के जीव हुआ करते। तो जीवाश्म क्या होते हैं कि पुराने समय में जब भी कोई धरती में उथल पुथल हुआ होगा तब ये जो जीव जो थे उस चट्टानों के बीच में उनमें दब गए थे, या अधिक दबाव के कारण जो उनके बॉडी के पार्ट तो हो गए डिकम्पोज, लेकिन उनका जो स्ट्रेच जो था, ठीक है, उनका जो शरीर का जो बनावट जो थी वो उस पर चप जाती है, किसके ऊपर, चट्टानों के ऊपर, उसको बोला जाता है जीवाश्मक बोला जाता है। जब वो भाग जो होते हैं वो उस पर प्रिंट हो जाते हैं, इसको बोले जाते हैं अपन जीवाश्मक बोलते हैं। यहाँ पे है जीवाश्मक फ्यूल है, यानी बहुत सारे जीवाश्मक जो है उनसे फ्यूल भी बनता है, ठीक है। यानी कहते हैं कि पहले जो धरती में उथल पुथल हुआ था तब क्या हुआ, सभी जीव जंतु जो थे वो धरती के अंदर क्या हुए थे, दब गए थे, और दबने के कारण अधिक दाब और ताप के, जैसे जैसे वो दब गए वैसे वैसे उनके ऊपर परत आती गई मिट्टी की, और वो उनपे अधिक दाब के कारण और ताप के कारण गहराई में जाते गए, तो दाब बढ़ गया और ताप भी बढ़ा, और दाब और ताप पे वो किसमें बदल गए, फ्यूल के अंदर बदल गए, ठीक है, जिसे वो किससे बने हुए, लिविंग थिंग्स से बने हुए, इसलिए उनको बोला जाता है जीवाश्मक ईंधन बोला जाता है, या फॉसिल फ्यूल उनको बोला जाता है, क्योंकि वो उसमें फ्यूल जो है वो फॉसिल से बने, यानी किसी लिविंग थिंग से पार्ट से वो बने हुए। प्राकृतिक संपदा जिसे ईंधन की तरह उपयोग में लिया जाता है, इनका निर्माण सजीवों प्राणियों के मृत जो अवशेष होते हैं उनसे होता है, इन्हें जीवाश्मक ईंधन या फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है, यानी मृत शरीर से अवशेषों से जो प्राप्त होता है सजीवों के, तो उनको बोला जाता है जीवाश्मक ईंधन बोला जाता है, ठीक है। जीवाश्मक ईंधन या फॉसिल फ्यूल को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इनको बनाने के लिए लाखों साल लग जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो यूज किया जाता है वो न्यायपूर्वक करना चाहिए, यानी इसको अंधाधुंध अगर अपन यूज करेंगे तो आने वाले समय के अंदर ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी मात्रा कैसी है, सीमित है, इनकी मात्रा कैसी है, सीमित है। सबसे पहला जो होता है वो कोयला होता है, ठीक है। कोयला एक जीवाश्मक ईंधन है जिसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं अपन। कोयला पत्थर जैसा कठोर होता है, काले रंग का होता है ये, ठीक है। कोयले का उपयोग जो होता है खाना बनाने में, कुछ समय पहले कोयले का उपयोग जो है रेल के इंजन को चलाने में, जो भाप का जो इंजन होता है उसको चलाने के अंदर, जैसे आपने गदर की मूवी देखी होगी, ठीक है, तो उसके अंदर जो बच्चा जो होता है वो क्या करता है, कोयले डालता है उसको भाप इंजन को चलाने के लिए। तो वहां पे जो इंजन चल रहा था वो किससे चल रहा था, भाप से चलता है। कोयले का उपयोग जो होता है विद्युत उत्पादन, घरों में विद्युत उत्पादन में, ठीक है, ताप में, विद्युत उत्पादन में, ठीक है, बहुत सारे कल कारखाने में के अंदर किया जाता है। और कोयला जो होता है इनके चार प्रकार से इसको बांटा जा सकता है। पहला जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। दूसरा होता है वो होता है बिटुमेन्स, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है लिग्नाइट, और चौथा जो होता है वो होता है पीट। देखो इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन की मात्रा ज्यादा है, और इसमें जो होती है वो सबसे कम होती है, कार्बन की मात्रा इसमें कम होती है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, ठीक है, और सबसे घटिया कोयला जो होता है वो क्या होता है, पीट होता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा इसमें कम होती है जिससे ये बहुत सारा धुआं देता है, और जो अवशेष जो राख जो बचती है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। एंथ्रासाइट जो होता है वो कम धुआं के देता है, ठीक है, इसलिए ये सबसे बेस्ट में माना जाता है। तो चार प्रकार के कोयले होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमेनी, लिग्नाइट और पीट, ठीक है, ये चार प्रकार के कोयले
होते हैं। कोयले का उपयोग जो होता है वो ताप विद्युत घरों के अंदर, विद्युत उत्पादन के अंदर और बहुत सारे कारखानों के अंदर इसको यूज में लिया जाता है, जिन्हें पत्थर के कोयले अपन कहते हैं। कोयले की कहानी, कैसे बना होगा कोयला? देखो कहते हैं कि पृथ्वी के नीचे जलीय ग्रहण, जो ग्रहण क्षेत्र है, घने जंगल हुआ करते थे। लगभग 300 लाख का वर्षों से अधिक समय पहले क्या विभिन्न प्राकृतिक परिक्रमों जैसे भूकंप आया होगा, वर्षा आई होगी हवा से, के कारण ये जंगल जो थे पृथ्वी के नीचे क्या हो गए, दब गए। ठीक है, और बीतने के साथ ही अंदर दबे हुए इन जंगलों पर मिट्टी की परत आती गई, जैसे दबे ऊपर वो परतें आती गई और अधिक गहराई में ये क्या होते गए, जाते गए, जिससे बनने वाले क्या हो गया, दाब और उच्च तापमान के कारण मर्त जो पेड़ पौधे वो धीरे धीरे किसमें बदल गए, कोयले के अंदर बदल गए। इन बनने के कारण, अधिक दाब और ताप के कारण ये किसमें बदल गए, कोयले के अंदर बदल गए। चूंकि कोयला जो होता है वो मर्त पेड़ों के अवशेषों से, जिन्हें जीवाश्मक कहा जाता है, और निर्मित हुए, इसलिए कोयले को जीवाश्मक ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि मरे हुए भागों से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जीवाश्मक ईंधन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बनीकरण। कार्बनीकरण या कार्बोनाइजेशन, यानी मर्त जो वनस्पति है, ठीक है, जो अंदर दब गई है, जो मर्त है, वो धीरे धीरे परिक्रम के बाद में जब कोयला में परिवर्तित होती है, तो इसी को बोला जाता है क्या, कार्बनीकरण या कार्बोनाइजेशन बोला जाता है। मर्त शरीर जो उससे कोयले का बनना, कोयले के अंदर परिवर्तित होना, ये कहलाता है कार्बनीकरण। ठीक है, कोयले का हवा में जलना, ठीक है, कोयला जो होता है वो कोल जो होता है वो हवा के अंदर जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करता है। ठीक है, कोयला प्रक्रमण के में बहुत सारे आवश्यक उत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक भी प्राप्त किया जाता है, कोल tar भी बनता है, कोक गैस भी बनता है, जिनका अलग अलग की तरह से अपन उपयोग में ले सकते हैं। कोयले को अगर जलाते हैं, ठीक है, तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जलाने पर, और कम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो, ठीक है, कम वायु में, वायु का मतलब ऑक्सीजन में, ठीक है, तो क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो कैसी होती है, विषैली मोनोऑक्साइड। और ये कैसी होती है, विषैली होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, विषैली होती है। ठीक है, और इससे क्या क्या बनते हैं, कोक बनता है, कोल tar बनता है, कोल गैस बनती है। कोक, देखो कोक एक कठोर है और गंध युक्त होता है। ठीक है, और मतलब गंध, ये इसकी गंध भी होती है, काले रंग का पदार्थ है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कैसा है ये, शुद्ध रूप होता है, क्योंकि इसमें कार्बन ही होता है। कोक का उपयोग जो होता है वो इस्पात औद्योगिक में किया जाता है, क्योंकि धातु के निष्कर्षण में उसको ऑक्साइड को हटाने में, ऑक्साइड को हटाने में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। कोल tar एक गाढ़ा तीव्र गंध वाला तरल पदार्थ है, ये तरल होता है, जिसे डामर अपन कहते हैं। कोल tar की गंध अप्रिय होती है, डामर। ठीक है, कोल tar में लगभग 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। बहुत सारे उपयोगी पदार्थ को कोल tar से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे सिंथेटिक रंग को, दवाइयां है, विस्फोटक है, सुगंध है, प्लास्टिक है, पेंट है, फोटोग्राफिक सामग्री है, ठीक है, आदि। छत के निर्माण में भी इसका उपयोग में किया जाता है। इससे नेफ्थेलिन बॉल भी बनाई जाती है। ठीक है, ये सब सारे कोल tar से अपने उनको इस्तेमाल किया जाता है। नेफ्थेलिन बॉल का उपयोग जो होता है वो कीटों को भगाने के लिए किया जाता है। पक्की सड़क बनाने में, सड़क बनाते हैं तो भी इसका उपयोग में किया जाता है। डामर लगाते हैं वो कोल tar ही होता है। ठीक है, कोल tar का जगह आजकल जो यूज ले रहे हैं वो किसको ले रहे हैं, बिटुमिन्स को यूज में लिया जाता है। तो देखो कोल tar कैसा तरल पदार्थ होता है, इसमें 200 से ज्यादा क्या होता है पदार्थ, इसके अंदर सब मिश्रण होते हैं, जिसमें सिंथेटिक रंग बनाए जाते हैं, दवाइयां बनाई जाती है, विस्फोटक बनाए जाते हैं, सुगंधित प्लास्टिक, पेंट है, फोटोग्राफिक फिल्म है, छत के निर्माण में। नेफ्थेलिन बॉल का उपयोग कीटों के भगाने के लिए आता है, और इनको पक्की सड़क जो बनाते हैं, डामर जो लगाते हैं, ठीक है, वो भी इस कोल tar का रूप है। अब एक कोल गैस है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग में लेते हैं। कोल गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी करने के लिए सर्वप्रथम लंदन में 1810 के अंदर और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास में किया गया था। इससे रोशनी पैदा करते, उजाला करने के लिए।
आजकल कोल गैस का उपयोग रोशनी की बजाय उष्मा के स्रोत के रूप में इसको किया जाता है। ठीक है, यह है कोल गैस के रूप में। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। देखो पेट्रोलियम का मीन्स क्या होता है जी, एक काला ऑयल है, काला तरल, ठीक है, तेल है, जिसको क्रूड ऑयल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल बोला जाता है। काला पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल नहीं है, सीधी सी बात है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोलियम जो पेट्रोल जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें पेट्रोलियम से ये काला पदार्थ होता है, इससे पेट्रोल भी प्राप्त होता है, डीजल भी प्राप्त होता है, स्नेल तेल, केरोसिन, पैराफिन, मोम वगैरह जो प्राप्त होते हैं वो सब पेट्रोलियम से होते हैं। ये कच्चे ईंधन के रूप में होता है, इसको निकाला जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम बहुत सारे पदार्थों का एक मिश्रण है। पेट्रोलियम में पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है, जिसे आपने नाम सुना होगा एलपीजी। ठीक है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, स्नेल तेल होता है, पैराफिन होता है, मोम होता है, अर्थात पेट्रोल या डीजल आदि, ठीक है, ये सब जो होते हैं वो यहां से निकलते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? देखो, ये समुद्र में रहने वाले जीव जंतु के मरने के बाद, आपने देखा मुंबई के अंदर जो है वो वहां से ऑयल निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो है वो जो समुद्र जहाँ पे रहा होगा, ठीक है, वहां पे ये पेट्रोल के कुएं मिलते हैं। मरने के बाद मृत शरीर में समुद्र तल में बैठ गए और फिर रेत और मिट्टी की सतह से उसका द्वारा ढक गए। लाखों वर्ष बाद वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर मृत जीवों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जब भी पेट्रोल निकालते हैं तो सबसे पहले जो ऊपर जो होती है वो क्या होती है? तो जब भी पेट्रोल निकालते हैं, ठीक है, तो नीचे तो होगा पेट्रोलियम, नीचे तो जो होगा वो क्या होगा? पेट्रोलियम होगा। ऊपर जो होगा वो क्या होगी? गैस होगी, जिसको बोलेंगे अपन प्राकृतिक गैस बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें ड्रिल किया जाता है और ड्रिल करने के बाद में सबसे पहले जो निकलती है वो क्या निकलती है? प्राकृतिक गैस बाहर निकलती है और फिर जो काला ऑयल जो होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो पेट्रोलियम निकालने के समय, ठीक है, सबसे पहले जो होती है वो क्या निकलती है? प्राकृतिक गैस निकलती है, जिसको बोलते हैं अपन नेचुरल गैस बोलते हैं। सीएनजी जो है वो इसी का एग्जांपल है। गैस में भारी, ये गैस से भारी, जल से हल्का होता है। ठीक है, पृथ्वी के नीचे जहां पे पेट्रोलियम का भंडारण होता है, प्राकृतिक गैस सबसे ऊपर होती है। देखो, बाद में क्या आता है? पेट्रोल आता है। ठीक है, सबसे निचली नीचे जल की परत बनती है। ऑयल जो रिजर्व होते हैं, तेल के भंडारण होते हैं, वहां की सतह पर नीचे पेट्रोलियम के भंडारण पाए जाते हैं, जिसको ऑयल रिजर्व या तेल भंडारण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ऑयल फील्ड क्या होता है? क्षेत्र जहां पे, वैसा क्षेत्र जहां पे पेट्रोलियम के निकाला जाता है वो ऑयल फील्ड कहलाता है। ठीक है, तेल के कुएं, ऑयल वेल वह जगह होती है जहां पे पृथ्वी पर छेद करके पेट्रोलियम के बड़े बड़े पाइप के द्वारा निकाला जाता है, जिसको तेल का कुआं भी कहते हैं। पाइप करके ड्रिल करके उस पाइप को डाला जाता है जहां से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। विश्व का सर्वप्रथम जो तेल का कुआं मिला था वो यूएस के अंदर मिला था, पेनिसिल्वेनिया के अंदर। ठीक है, 1859 के अंदर। और अपने अंदर उसके बाद आठवां वर्ष बाद यानी 1867 में भारत के असम के अंदर एक कुआं मिला था, जो कहां पे था? माकुम। ठीक है, माकुम के अंदर क्या मिला था? तेल का कुआं असम के अंदर जो है वो यहाँ पे मिला था 8 वर्ष बाद। अब जो है वो कहां पे है? असम में है, गुजरात में है, बॉम्बे हाई जो अभी मैंने बोला था। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा नदियों के बेसिन के में तेलों के भंडारण पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है वो सब जो जलीय जीव है उनके कारण ये बनते हैं पेट्रोलियम, इसलिए ये यहाँ पे मिलते हैं। तो सर्वप्रथम जो है कोयला जो कुआं जो था वो कहां पे था? यूएस के अंदर, पेनिसिल्वेनिया। ठीक है, 1859 के अंदर। ठीक है, और 67 के अंदर जो है 8 वर्ष बाद जो होता है वो कहां पे मिला था अपने को? असम के अंदर, माकुम। पेट्रोलियम का परिष्करण यानी जो इसको कैसे निकाला जाता है? रिफाइनिंग जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, पेट्रोलियम कई प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है, तो पेट्रोल, डीजल, स्नेल तेल, मोम आदि से। तो एक बड़ा सा चैम्बर जो होता है, मशीन होती है, ठीक है, बड़ा सा चैम्बर जिसके अंदर क्रूड ऑयल डाला जाता है। तो अलग अलग चैम्बर पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, क्योंकि इन सबका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सबका अलग अलग होता है। तो अलग अलग चैम्बर में इनको अलग अलग करके क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, जिसको भी बोला जाता है परिष्करण बोला जाता है, रिफाइनिंग बोला जाता है।
जिसको भापीय आसवन बोला जाएगा। पेट्रोलियम में उपयोग में पदार्थ को अलग अलग किया जाता है और पेट्रोलियम का परीक्षण रिफाइनिंग को पेट्रोलियम के ऑफ रिफाइनिंग या पेट्रोलियम का परीक्षण कहते हैं। पेट्रोलियम के पदार्थों को अलग अलग करना पेट्रोलियम परिष्करण कहा जाता है। कारखानों में संयंत्र जहां पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है रिफाइनिंग या पेट्रोलियम परिष्करण संयंत्र या पेट्रोलियम परिष्करण ही कहा जाता है, जिसके द्वारा जहां पे किया जाता है कारखाने जो होते हैं संयंत्र होते हैं, यंत्र जिनके द्वारा किया जाता है वो रिफाइनिंग कहलाता है, रिफाइनरी कहलाती है। क्या कहलाती है? रिफाइनरी। एक होता है पेट्रो रसायन या पेट्रोकेमिकल्स, जिन्हें पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है पेट्रो रसायन कहलाते हैं। जो डीजल वगैरह ये सारे जो है जिनसे ये बनते हैं। पेट्रो रसायन का उपयोग जो होता है वो डिटर्जेंट बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में, पॉलीथीन बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो पॉलीथीन वगैरह जो प्लास्टिक बनते हैं वो भी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम जो कि परिष्करण के समय निकलने वाली हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो होता है वो उर्वरक जैसे यूरिया बनाने के अंदर इसको उपयोग में लिया जाता है हाइड्रोजन गैस का। पेट्रोलियम में प्राय काला सोना भी कहा जाता है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, काला सोना इसको कहा जाता है। अब नेचुरल गैस, देखो नेचुरल गैस जो प्रकृति में जो अभी बताया था रिफाइनिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या निकलती है? गैस निकलती है, उसको प्राकृतिक गैस कहते हैं। जमीन में ड्रिल करने पे पाइप के साथ इसको निकाला जाता है। ईंधन के रूप में गैसीय अवस्था में होने के कारण प्राकृतिक गैस को पाइपलाइन में के सारे आसानी से परिवहन किया जा सकता है। इससे संपीड़ित किया जाता है, यानी दबाव के कारण उस दाब के पर इसको कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करने पे जो गैस बनती है उसको बोलते हैं अपन सीएनजी, जिसको बोला जाता है नेचुरल कंप्रेस नेचुरल गैस बोला जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित कर प्राकृतिक गैस को भंडारित किया जाता है, यानी इसको स्टोर किया जाता है। संपीड़ित गैस को शॉर्ट में सीएनजी कहा जाता है। ठीक है, घरों या कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है इसको। इसकी आपूर्ति पाइपलाइन के द्वारा के माध्यम से की जाती है। सीएनजी की पाइपलाइन दिल्ली के कुछ इलाकों के अंदर, बड़ौदा के अंदर, अपने गुजरात के अंदर बिछाई गई है। ठीक है, और अभी भी अलग अलग जगहों पे इसकी तैयारी चल रही है। सीएनजी के उपयोग में काफी कम प्रदूषण होता है। दूसरी चीज ये सीएनजी जो होती है वो हल्की होती है। कैसी होती है? हल्की होती है। इससे एलपीजी से हल्की होती है, एलपीजी से, क्योंकि एलपीजी जो भारी होती है, जैसे अभी जयपुर के अंदर जो हुआ था वो एलपीजी भारी होने के कारण वो नीचे ही बैठी रहती है। ठीक है, सीएनजी जो होती है वो हल्की होने के कारण कैसे चली जाती है? जल्दी ऊपर चली जाती है। तो दुर्घटना के चांसेस जो होते हैं वो सीएनजी के अंदर थोड़े से कम होते हैं अगर किसके मुकाबले में देखें एलपीजी के। तो प्राकृतिक गैस सीएनजी स्वच्छ ईंधन के रूप में कहा जाता है, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन क्या होता है? कम होता है। प्राकृतिक गैसों का उपयोग जो है वाहनों में हो रहा है आजकल सीएनजी के। ठीक है, व्हीकल्स में उसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैसों का उपयोग रसायनों, उर्वरकों, औद्योगिकों में आरंभिक पदार्थ के रूप में इसको किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस जो है वो का त्रिपुरा के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा जो होते हैं नदियों के संगम पे वहां पे इसको निकाला जा रहा है। कुछ प्राकृतिक संसाधन की सीमित है। बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन जो सीमित है, मानव द्वारा उपयोग करने पर समाप्त होने के कगार पे हैं। जीवाश्मक ईंधन जैसे वन है, खनिज लवण है। ठीक है, वन है, खनिज लवण है। सीमित संसाधन है जो उपयोग में क्या हो जाएंगे? एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएंगे। इन प्राकृतिक संसाधनों को सीमित या खत्म होने वाले हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति द्वारा इनको पुनर्निर्माण प्रक्रिया में काफी धीमा है और उसमें लाखों वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, देखो अगर वापस अगर कोयला वगैरह ये जो खत्म हो जाता है, पेट्रोलियम वगैरह, तो इनको वापस बनाने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। तब तक ना हम रहेंगे ना हमारी कोई पीढ़ियां रहेगी। दूसरी और जीवाश्मक ईंधन को जलने में काफी प्रदूषण भी फैलता है और जीवाश्मक ईंधन को जलाने में ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, क्योंकि CO2 बढ़ रही है। CO2 का लेवल जो है वो क्या है? बढ़ रहा है। इसलिए आज आप देख लो कि जो प्रदूषण के कारण या पेड़ों की कमी के कारण भी एक माना जाता है कि जो आजकल जो मौसम जो चेंजेस हो रहे हैं वो इसी के कारण हो रहे हैं। अतः भारत के अंदर एक प्रमुख संस्था पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान, जिसको PCRA द्वारा कुछ सलाह दी गई है जिनकी अनुपालना अति आवश्यक होती है। तो ये PCRA, ठीक है, जो भारतीय संरक्षण जो अनुसंधान संघ है,
ठीक है, इनके द्वारा इस पेट्रोलियम पे या जो भी सीमित स्रोत है उनके बारे में कुछ अनुपालना दी गई है, जिनका अपने को पालन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये है। दूसरा है पेट्रोलियम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पेट्रोलियम जो संरक्षण का अनुसंधान जो है संघ की क्या क्या सलाह, जो गाड़ियों में यथासंभव मध्यम या समान गति से चलाए, ज्यादा तेज यातायात लाइटों व गाड़ियों के इंजन को बंद किया जाए। जैसे जैसे ट्रैफिक लाइट के अंदर रेड लाइट है तो उस समय गाड़ी बंद कर दे, ताकि आपका इंजन और जो फ्यूल है वो बचा रहे। गाड़ियों के टायरों के दबाव सही हो, उचित होना चाहिए। ठीक है, गाड़ियों में नियमित जांच कराए, अच्छा रख रखाव रखे, सुनिश्चित करें। ठीक है, तो ये सारी सलाह जो होती है, जिससे आपका क्या होती है, खपत जो होगी वो गाड़ियों की जो ईंधन की है वो क्या होगी, कम से कम होगी। ठीक है, तो ये था आज जो क्लास के अंदर, जिसमें अपन प्राकृतिक संपदाओं के बारे में पढ़ा, कोयले के बारे में पढ़ा, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा और साबुन और अपमार्जक के बारे में अपन ने पढ़ा। डिटर्जेंट जो होते हैं वो साबुन से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, कठोर जल में भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि वो जहाँ पे क्रिया करके क्या बना देते हैं, जो प्रेसिपिटेट बनता है, तो उसके अंदर जो विलयशील बनता है। ठीक है, तो जो जल के अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा और झाग भी बहुत सारे उत्पन्न करेगा, जिससे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, आप नेक्स्ट में मिलते हैं। आज का दिन धन्यवाद, आपका दिन शुभ में हो।